न्यायालय। भारत में स्वतंत्र रखा गया। भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया। बात समझे? जैसे संसद कोई कार्य करेगी या कार्यपालिका कोई कार्य करेगी तो वो जवाबदेही होगी, परंतु आपको न्यायपालिका किसी को जवाबदेही नहीं होगा। इसीलिए कह रहा है कि भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया। ठीक है। अब भारत में न्यायपालिका के स्वरूप। भारत में पालिका के स्वरूप। ठीक है। आपके सबसे ऊपर है सर्वोच्च न्यायालय। सबसे ऊपर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। ये भारत में एक है। भारत में एक। उसके बाद है उच्च न्यायालय। प्रत्येक राज्यों में एक। ठीक है। भारत में अनेक हो सकते हैं जितने राज्य, परंतु वर्तमान में कितना है वो? 25 को। वर्तमान में उच्च न्यायालय कितने हैं? 25 हैं। जिला न्यायालय। जिला न्यायालय प्रत्येक जिला में एक। ठीक है। राज्यों में अनेक। राज्य में अनेक हो सकते हैं परंतु जिला में एक होगा। मुंसिफ न्यायालय। ठीक है। मुंसिफ न्यायालय ये जिला में अनेक हो सकते हैं। जिला में अनेक। मुंसिफ न्यायालय जिला में अनेक हो सकते हैं। ठीक है। इसके लिए तो आपको बताए थे, जैसे कौन से मामला कहाँ होगा इसके लिए पहले बता दिए थे, पढ़ाए थे ना पहले कि मामला अगर मानिए कि सर्वोच्च न्यायालय के कोई मामला है, नीचे वाला न्यायालय देख रहा है लंबित अगर ज्यादा समय हो गया तो ये ऊपर मंगा लेगा, या उच्च न्यायालय के मामला है जिला में चल रहा है ज्यादा दिन हो गया तो ये मंगा लेगा। मुंसिफ न्यायालय माने जिला न्यायालय का मामला है यहाँ चल रहा है, अगर ज्यादा दिन में न फरिया है तो मंगा लेगा। वो तो पहले बता दिए थे। ठीक है। हाँ, मुंसिफ न्यायालय जिला में अनेक होता है। जो पर आपको अनुमंडल लेवल पर नहीं देखते हैं ना मुंसिफ न्यायालय, इसके नीचे आएंगे तो ग्राम कचहरी वगैरह आ जाता है। ठीक है। अगर इसके नीचे आएंगे ग्राम कचहरी, ये आ जाता है ग्राम कचहरी। क्या है यहाँ भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। एकीकृत के मतलब समझे? अभी बताया ना कि मामला सब, कोई भी मामला आपको यहाँ मतलब अंतिम निर्णय यहाँ होगा, परंतु जो मामला छोटा है नीचे से लेकर चलेंगे ऊपर की तरफ, इसीलिए भारत न्यायपालिका को एकीकृत न्यायपालिका कहा गया। ठीक है। सबसे ऊपर कौन है? ये है। अब बांट दिया गया है कार्यों को ताकि आपको भीड़ इस पे ना हो, तो कार्यों को बांट दिया गया है। ठीक है। अब उसी के ये स्वरूप है। सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर, यानी देश में एक होगा पूरे भारत में। उच्च न्यायालय ये प्रत्येक राज्यों में एक का प्रावधान किया गया है, परंतु अब प्रत्येक राज्यों में है नहीं, अभी 25 राज्यों में है और भारत में अनेक हो सकता है। जिला न्यायालय प्रत्येक जिला में एक होगा, राज्यों में अनेक हो सकता है। ठीक है। उसके बाद मुंसिफ न्यायालय ये जिला में अनेक हो सकते हैं,
उसके बाद ग्राम कचहरी। ये पंचायत ग्राम पंचायत लेवल पे होता है ग्राम कचहरी, ठीक है। इसके जो प्रमुख होते हैं वो आपको सरपंच होते हैं। सरपंच के साथ देने के लिए आपको पंच होते हैं, जैसे मुखिया के साथ देने के लिए वार्ड होते हैं, उसी तरह इसमें पंच होते हैं, ठीक है। और सरकार 2 व्यक्तियों की नियुक्ति करती है इसमें, ठीक है, मतलब सरकार की ओर से। मुखिया के लिए आपको ग्राम सेवक होते हैं, यहाँ पे जो होता है ना सचिव कहा जाता है इसमें जो होता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सर्वप्रथम 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में किया गया था, जो कोलकाता में स्थापित था, ठीक है। कहाँ स्थापित था? कोलकाता में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो सर्वप्रथम की गई थी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में किया गया। और उस समय सर्वोच्च न्यायालय कहाँ था? कोलकाता में। उस समय न्यायाधीशों की संख्या तीन थी। सर्वोच्च न्यायालय की विधिवत स्थापना 1950 में किया गया, जो दिल्ली में स्थित है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 124 के अनुसार किया गया। चलिए यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत? बोलो। यहाँ से बताइएगा। वो 3 थी। हाँ। देखिए कह रहा है कि आपको स्थापना तो समझ गए 1773 आपको नियम के तहत 1774 में किया गया था। नियम आया था 73 में, स्थापना किया गया 74 में। जब स्थापना की बात आया तो 74 किस एक्ट के तहत? तो 1773 एक्ट के तहत हुआ था। यहाँ तक क्लियर। जिस समय आपको 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो कलकत्ता में। उस समय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 3 थी। तीनों न्यायाधीश आपको कहाँ के थे? तो ब्रिटेन के थे, इंग्लैंड के थे, ठीक है। 3 थी। सर्वोच्च न्यायालय की विधिवत स्थापना, कह रहा विधिवत अच्छे तरह से। जैसे आपको इतिहास में हम बताए थे कि मानव ने जो कृषि कार्य करना शुरू किया वो आपको नवपाषाण काल से किया था ना। ओकरा पहले भी मध्य पाषाण काल में कुछ कृषि की जानकारी लोगों को थी, लेकिन अच्छे तरह से नहीं थी। अब विधिवत कृषि की जानकारी कब हुई? तो नवपाषाण काल। उसी तरह यहाँ स्थापना तो हुआ था, परंतु सही से स्थापना इसकी नहीं हुई थी। तो भारत के लोगों ने इसके सही से स्थापना कब किया? 1950 में किया। और कहाँ स्थापित किया? तो आपको दिल्ली में। ऐसे भी इससे पहले आपको दिल्ली में चला गया था स्थापना से पहले। 1912 में जब राजधानी स्थानांतरित की गई थी ना, उसी समय आपको सर्वोच्च न्यायालय को यहाँ स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन वही प्रक्रिया चल रहा था। जैसे भारत के जो संविधान बना, अधिकतर भारत के संविधान में 1935 अधिनियम से लिया गया।
ये अधिनियम है 1935 के अधिनियम से, जो ये अधिनियम अंग्रेजों ने बनाया था। अंग्रेजों ने बनाया था ये नियम। अब इसमें जो संशोधन करके हम लोग बनाते हैं तो विधिवत होता है, ये संशोधन कर करके जो बनाया जाता है। तो उसी तरह यह स्थापना जो किया तब आपको अंग्रेजों ने किया था, लेकिन हम लोगों ने विधिवत स्थापना कब किया? संसद ने कब की इसके विधिवत स्थापना? यानी संसद ने इसकी विधिवत स्थापना कब की? 1950 में संसद। एक पहले संसद थोड़े था, वो तो अंग्रेज ने किए थे, संसद था ही नहीं। ठीक है, तो ये आपको हम लोगों ने यानी संसद ने कब इसकी विधिवत स्थापना की? 1950 में। आगे बढ़े, आगे 129 में अभी लिखना है। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 124 में, नियुक्ति अनुच्छेद 124 में की जाती है। ठीक है, 124 में। आगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति महाभियोग 124 अनुच्छेद लिख दीजिए। महाभियोग अनुच्छेद 124 के 4 में। महाभियोग कब होगा? 124 के 4 में। और नियुक्ति और गठन के प्रावधान उसी में है। ठीक है, आगे सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च बात नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रधानमंत्री या क्वेश्चन में दे सकता है मंत्री परिषद, मंत्री परिषद के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, समझ में आई? कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन अन्य न्यायाधीशों की बात आए, जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 24 के 4 मुख्य न्यायाधीश एवं मंत्री परिषद के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। क्या राष्ट्रपति अपने विवेक से न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जब भी करेंगे तो मंत्री परिषद के सहयोग से ही करेंगे, अपने विवेक से वो कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि देखिए यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रधानमंत्री या कहीं कहीं मंत्री परिषद, क्योंकि मंत्री परिषद का मेन मालिक यही है, तो कहीं कहीं ये दे देगा, कहीं ये दे देगा। ठीक है, तो मंत्री परिषद के सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। यहाँ है जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल हो जाएंगे। मुख्य न्यायाधीश एवं मंत्री परिषद के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है,
आगे सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार संसद के पास होता है। संसद के पास होता है। यहाँ देख लीजिए, जब ये स्थापना किया गया था 1950 में तो 8 गो न्यायाधीश थे। जब 1950 में, उस समय तो आप देखे थे 3 गो, लेकिन 1950 में किया गया था 8 गो। अब बढ़ाते बढ़ाते अभी वर्तमान में कितना है? +1 यानी 34 गो। ठीक है, 33 गो है ना, ये गो मुख्य न्यायाधीश यानी 34 संसद के पास होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास। संसद जब चाहे आपको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है, ठीक है, या कम कर सकती है। ये संसद के ऊपर निर्भर करता है। आगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन न्यायाधीश हैं, तो आपको किसी भी न्यायालय में क्या वकालत कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसके पद की गरिमा का आपको मतलब बेइज्जती होगा, हनन होगा, इसलिए नहीं कर सकते। ठीक है, तो कहेगा, बताइए कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहाँ वकालत करेगा? किस न्यायालय में? है? हाँ, अन्य किसी न्यायालय में ये वकालत नहीं कर सकता। मैंने रिटायर हो जाएंगे तो कहाँ करेंगे? किसी भी न्यायालय में नहीं। एक बार सुन लो फिर। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में आपको इसकी स्थापना की गई थी, जो कलकत्ता में स्थापित था। उस समय न्यायाधीशों की संख्या 3 थी। सर्वोच्च न्यायालय की विधिवत स्थापना 1950 में संसद के द्वारा की गई थी, जो दिल्ली में था। उस समय न्यायाधीशों की संख्या 8 थी। कितनी थी? 8। वर्तमान में कितना है? 34। 33 + 1 34। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के 24 में किया जाता है। नीचे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग अनुच्छेद 124 के 4 में लगता है महाभियोग। ठीक है, आगे नीचे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, या मंत्री परिषद, बोथ आर सेम, दोनों एक ही होगा। ठीक है, तो कहीं ये दे देता है, कहीं ये दे देता है। सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं मंत्री परिषद के सलाह पर राष्ट्रपति ही करेंगे। यहाँ सलाह में एक आदमी बोल गए मुख्य न्यायाधीश, पहले नहीं थे, अब आ गए, तो इनको भी शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, आगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार संसद के पास होता है। किसके पास होता है? संसद के। लेकिन जैसे ही उच्च न्यायालय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो सर्वोच्च न्यायालय, आपको उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास हो जाएगा। अंतर यही होता है, यहाँ संसद के पास होता है, वहां राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, आगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, जबकि उच्च न्यायालय के होंगे तो ऊपर वाले न्यायालय में कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाले न्यायालय में नहीं कर सकते। देखिए योग्यता, सर्वोच्च न्यायालय की योग्यता जो होती है, न्यायाधीशों की योग्यता, पहले नंबर भारत के नागरिक होना चाहिए। भारत के नागरिक। ये बताइए कि जैसे
अगर कोई व्यक्ति उस पर बताया था ना एनआरसी वाला, बताया था कि नहीं? तो अगर कोई व्यक्ति भारत के नागरिक है, अमेरिका में जाके बस गया है, तो क्या वो भारत के मुख्य न्यायाधीश बन सकता है? हाँ, नहीं बन सकता। उसको केवल ये अधिकार दिया गया है कि भारत में व्यापार कर सकता है, भारत में कहीं आपको बस सकता है, परंतु आपको कोई सरकारी पद पे नहीं रह सकता, ना तो वो चुनाव लड़ सकता है। समझ गया बात ना? बाकी प्रक्रिया जैसे हम लोग घूमते फिरते हैं, चिड़ियाघर वगैरह देखते हैं, वो स्वतंत्र है, ओकरा वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, परंतु कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है, किसी सरकारी पद पे नहीं जा सकता। 1 नंबर भारत का नागरिक होना चाहिए। 2 नंबर उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत किया हो। ठीक है। तीसरा, उच्चतम न्यायालय में, उच्चतम माने सर्वोच्च, उच्चतम न्यायालय में 7 वर्षों तक जज के पद पर, जज 7 वर्षों तक जज रहा हो। ठीक है। पागल या दिवालिया न हो। ठीक है। पागल या दिवालिया समझ रहा ना? दिवालिया का मतलब होता है मैंने कर्ज न लिया हो, न तो पता चलेगा कर्जे आप चुका दिया, कौन उसका घुसखोरी करके ओकरा वही कर देगा, कहेगा इतना करोड़ ला हो जाओ। ठीक है। तो पागल या दिवालिया न हो। हाँ, एक और ही लिख लीजिए। उम्र कम से कम 65 वर्ष। ठीक है। 65 वर्ष। हाँ, नीचे वाले में आ जाएंगे तो 62 वर्ष। अब इतने प्रक्रिया है कि ये पहुंचते करते करते आपको उतना उम्र पूरी ही जाता है। आगे सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट दायर कर सकता है ना। शायद ललित को हटा दिया गया, देख लीजिए करंट कितना दिन पहले का है वो। सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट दायर करता है। 5 प्रकार के रीट के बारे में बता दिए थे, नाम लिख लीजिए कौन कौन। बंदी प्रत्यक्षकरण, बंदी प्रत्यक्षकरण। 2 नंबर में परमादेश, उत्प्रेषण और ये हो प्रतिषेध। बंदी प्रत्यक्ष हो गया, परमादेश हो गया, उत्प्रेषण हो गया, प्रतिषेध हो गया, एक और होगा। हाँ, अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार के रीट होते हैं। ठीक है। बंदी प्रत्यक्षकरण के मतलब क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे अगर गिरफ्तार किए हैं तो 24 घंटे के अंदर उसको छोड़ना होगा। अगर नहीं छोड़ते हैं तो ये व्यक्ति क्या करेगा? केस कर देगा। वो तो नहीं करेगा, उसका घर वाला करेगा, क्योंकि जेल में है तो कैसे आएगा? उसके घर वाले कहेंगे। ठीक है। ये अधिकार इसको। परमादेश मतलब आपको जो अधिकारी या निम्न उससे ऊपर वाले के जो अधिकारी होते हैं उनको आदेश दिया जाता है कि अपने कर्तव्य को सही से पालन करें। ठीक है। उत्प्रेषण के मतलब होता है कि आपको नीचे वाले न्यायालय से अगर कोई कार्य नहीं हो रहा है तो ऊपर न्यायालय आपको कहता है कि इस मामला को ऊपर भेजा जाए। प्रतिषेध के मतलब ये देखिए, प्रतिषेध नाम है अगर प्रतिषेध मतलब वैसे कार्यों को
गलत कार्यों को करने के लिए आपको न्यायालय क्या करता है, उच्च अधिकारियों को रोकता है वैसे कार्य न कीजिए जिसपे आपको कोई मतलब गलत हो। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा का मतलब होता है कि अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर का कार्य ना करें। जैसे मानिए कि कोई चीज गोपालगंज के है, हाँ कर्मचारियों पर लागू होता है अधिकार परीक्षा। मतलब अगर कोई मामला है, मानिए कि मामला आपको 1 माह में सुलझाना है और नहीं सुलझ रहा है, ये मामला 1 माह में सुलझाना नहीं सुलझ रहा है, तो ये आपको सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है, उठा के दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर कर सकता है, कह देगा कि आपको ये मामला को ऊपर भेज। कहाँ? हाँ, अरे तो वही हुआ प्रतिषेध कहिए या निषेध, या निषेध कहिए। निषेध माने विरोध, प्रतिषेध माने विरोध, दो तरह से वही हुआ। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के आपको रिट दायर करता है। कितने के अनुसार, अगर अनुच्छेद पूछ दे तो 32 के अनुसार ये रिट है आपको अनुच्छेद 32। उच्च न्यायालय के लिए होगा तो उच्च न्यायालय के लिए 226 में। ठीक है, अगर सर्वोच्च न्यायालय में जाना है तो 32 के अनुसार जाएंगे, उच्च न्यायालय में जाना है तो 226 के अनुसार जाएंगे। अगर कहेगा क्वेश्चन कि मौलिक अधिकार के हनन होने पर, मौलिक अधिकार के हनन होने पर रिट दायर होगा, रिट दायर होगा। चलिए ये बताएगी, कह रहा है क्वेश्चन की मौलिक अधिकार के हनन होने पर रिट कहाँ दायर होगा। हाँ ये याद है, घर गई बड़ी। चलो ओके, बगल में बता, मौलिक अधिकार के हनन होने पर रिट कहाँ दायर करेंगे, बोलो कुछ बोलो, कुछ बोलो, गूंगा है कुछ बोलो, मेमोरी चेक करते हैं। चलो तुम बोलो, अगर क्वेश्चन आ जाए कि मौलिक अधिकार के हनन होने पर रिट कहाँ दायर करेंगे, हम क्वेश्चन है कि सर मौलिक अधिकार के हनन होने पर रिट कहाँ दायर, समझाइए नहीं, पहले आंसर बताइए मगर बात समझाइएगा। चलिए इधर से सोचिए आप लोग क्या होगा आंसर इसका, इधर बताइए। अरे हाई देख रहे हैं, अनुच्छेद कितना, कहाँ जाएंगे, हाई अनुच्छेद कितना, कहाँ जाएंगे, तो आंसर क्या होगा, दोनों होगा। आंसर क्या होगा, दिया होगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, ऐसे दिया होगा ऑप्शन में दोनों, इस तर्ज देखने मार देना। अब इसमें कुछ अनुच्छेद पूछता है, देख लीजिए। अनुच्छेद 129 में क्या है, अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब समझ रहे हैं, यानी सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो अपना मतलब कोई समिति दूसरे न्यायालय में स्थापित कर सकती है। जैसे मानिए कोई मामला है और नहीं सुलझ रहा है, तो कोई जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति को कहेगा कि मेरे ही पास दिल्ली आइए। वो क्या करेगा, अगर मामला कोई होगा तो वो आपको, अगर उत्तराखंड के मामला है तो एक बार अपना अधिकारी के लेके कहाँ चल जाएगी, उत्तराखंड, मैंने दूसरे न्यायालय पर हो जाके अपना मीटिंग जमा लेगी, वो करा कहते हैं अभिलेख न्यायालय। मैंने कहीं भी समिति अपना बना सकती है, गठित कर सकती है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीने के लिए। ठीक है, तो उसी को कहते हैं अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 137 में क्या है, न्यायिक पूर्वावलोकन। न्यायिक पूर्वावलोकन ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है।
और न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है दिए गए फैसले पर पुनर्विचार करना। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या? हाँ, मतलब अगर किसी को न्यायालय मतलब कोई सजा दे दिया है तो ओकरा पर संशोधन करके या तो उसके सजा को माफ कर सकता है या कम कर सकता है। ठीक है, उसी को कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। जैसे संजय दत्त वगैरह को छोड़ा गया था, ठीक है, तो ये आपको 137 के अनुसार ही छोड़ा गया था। ठीक है, हैं? 143 इसमें क्या है? परामर्श। परामर्श यानी राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। ठीक है, परंतु मानने के लिए बांसर देख लीजिए 143 में क्या है? परामर्श। परामर्श मतलब राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकते हैं और मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से सलाह ले सकता है। एक दूसरे से ये लोग सलाह ले सकते हैं। ठीक है, परंतु ये दोनों एक दूसरे के बात मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये स्वतंत्र हैं। अब जैसे हम ही आप लोग को बताते हैं, रोज कहते हैं बाबू पढ़ो पढ़ो, तो मानता है तू लोग है तो क्या गलत आप देते हैं। जैसे हम लोग हमारा से कोनो राय तू मांगा तो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। नहीं देंगे तो गोली थोड़े मार देगा। अच्छा, तू नहीं मानेगा तो हम गोली थोड़े मार देंगे। उसी तरह यहाँ है, परामर्श ले सकते हैं परंतु ये देने के लिए बाध्य नहीं है और वो लेने के लिए बाध्य नहीं। जैसे एक बार हुआ था बाबरी मस्जिद, ज्ञानी जैल सिंह लिए थे ये बाबरी मस्जिद में, बाबरी मस्जिद ये मामला में बाबरी मस्जिद में राष्ट्रपति एक बार आपको सलाह मांगे थे मुख्य न्यायाधीश से और मुख्य न्यायाधीश एकरा पर चुप्पी साध लिए, मैंने कुछ नहीं बोला। हाँ, ठीक है, तो इस तरह से होता है कि वो मानने के लिए बाध्य भी नहीं है और आपको देने के लिए भी बाध्य नहीं है। मानिए कि सलाह मांगा, अच्छा लगे तो वो देगा, और दिया तो ओकरा अच्छा लगे कि नहीं तो वो ग्रहण करेगा, अच्छा लगा नहीं लगेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें कोई दिक्कत? अब आगे हम लोग पढ़ेंगे उच्च न्यायालय के बारे में। ये बात समझो ना, परामर्श। ठीक है, कहेगा कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से सलाह लेने के लिए बाध्य है? नहीं है। मांग सकता है लेकिन लेने के लिए वो बाध्य नहीं है, अब देने के लिए भी बाध्य नहीं है। जैसे हमारा सोचिए, आप लोग हमारा सलाह मांगे तो कोनो जरूरी है कि हम दे देंगे और कोनो जरूरी है कि सही देंगे है? कोई जरूरी नहीं ना है। अब वो आपके विवेक पर निर्भर करता है कि सर सही जो आपको फैसला दिए हैं या गलत दिए हैं, तो आप वो मानिए चाहे ना मानिए, आप विवेक पर निर्भर करता है। उसी तरह यहाँ है। ठीक है, अब कल पढ़ेंगे हम लोग उच्च न्यायालय के बारे में।